स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। ये जो मूवमेंट था ये स्टार्ट क्यों किया गया था और इसमें हमने क्या क्या चीजें करी थी। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या है? सिविल जो वर्ड है वो निकला है आपके सिटीजन से, और डिसोबे का मतलब होता है कि आप आगे का पालन ना करें। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही किया जाएगा। जो सिटीजन्स है ना वो ब्रिटिश पॉलिसीज का ना डिसोबे करेंगे, यानी जो भारतीय लोग थे उनका मेन मोटिव क्या था? पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करना। और पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस उनको ऐसे ही तो मिलने नहीं वाली थी, उनको काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, उन्हें ब्रिटिश पॉलिसीज का विरोध करना पड़ रहा था। तो उन्हीं में से ये आपका मूवमेंट है जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, है ना। ये चला था आपका 1930 से 1934 तक, बट बीच में इस मूवमेंट को चलाया गया और फिर बीच में बंद कर दिया गया। एक बार दोबारा से चलाया गया एंड फिर इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, यानी फिर दोबारा बंद कर दिया गया। अब इस मूवमेंट को हम देख लेते हैं। अ मास मूवमेंट फॉर पूर्ण स्वराज, कि भाई ये कैसा मूवमेंट था? ये मास मूवमेंट था। इस मूवमेंट में भी लोगों ने काफी ज्यादा स्तर पे पार्टिसिपेट किया था, है ना। और किस लिए किया था? पूर्ण स्वराज के लिए, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। स्वराज का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। कि भारतीय लोगों को क्या चाहिए था? भारतीय लोगों को चाहिए थी स्वतंत्रता, वो भी आधी अधूरी नहीं, पूरी स्वतंत्रता चाहिए थी। आगे मूव करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि व्हाट वाज इट, कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था क्या। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज अ नेशन वाइड स्ट्रगल। ये एक नेशन वाइड स्ट्रगल था, यानी इस मूवमेंट में सारे राष्ट्र के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, सब भारतीयों ने पार्टिसिपेट किया था। मास लेवल पे ये लोगों का स्ट्रगल था। लॉन्च बाय महात्मा गांधी टू अचीव पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो भाई ये लॉन्च क्यों किया गया था? पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है कि पूर्ण स्वराज का क्या मतलब है। पूर्ण स्वराज का मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश राज से या फिर ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वतंत्रता मिलना ही, उसी को क्या बोला गया है? पूर्ण स्वराज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इन्वॉल्व नॉट जस्ट प्रोटेस्ट। बेटा इसमें ओनली प्रोटेस्ट ही नहीं किया गया, बट द ओपन एंड पीसफुल ब्रेकिंग ऑफ अनजस्ट लॉज। जो ब्रिटिश राज ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अन्यायपूर्ण कानून बना रखे थे भारतीय जनता के लिए, उसका भी भाई ब्रेक डाउन किया गया, वो कानून भी तोड़े गए। बट जब भारतीय लोगों ने ब्रिटिशर्स का विरोध किया, उनकी अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध किया, उस समय किसी भी भारतीय ने हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया। पीसफुली तरीके से लोगों ने प्रोटेस्ट किया एंड ब्रिटिश राज की जितनी भी पॉलिसीज थी उनका अपोजिशन किया, उनका क्रिटिसिज्म किया, उनका विरोध किया। नेक्स्ट पॉइंट, इट एनकरेज पीपल टू रिफ्यूज कॉपरेशन। इस मूवमेंट में बेटा लोगों ने ना ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करना बंद कर दिया, है ना। जैसे कि लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी किया था, कि लोगों ने क्या किया था भाई, गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों ने जाना छोड़ दिया था, टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया था, लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को गिव अप कर दिया था। ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ था बेटा, कि यहाँ पे भी ना लोगों ने ना ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करना बिल्कुल बंद कर दिया था विद द ब्रिटिश थ्रू नॉन वायलेंस मीन्स। बट यहाँ पर भी वायलेंस का यूज नहीं किया गया था। गांधी जी की जितने भी मूवमेंट्स होंगे वो नॉन वायलेंस पर ही सटीक होंगे, उसी के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। और जैसे ही गांधी जी को लगता था कि कुछ भी हिंसक गतिविधि हो रही है, किसी भी टाइप की वायलेंटली एक्टिविटी हो रही है, वो मूवमेंट को बंद कर दिया करते थे, यानी मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया करते थे। आगे मूव करते हैं। मूवमेंट था ना ये लॉन्च क्यों किया गया, इसकी नीड क्या पड़ी थी? तो पहला पॉइंट है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड नॉट फुलफिल इट्स प्रॉमिस ऑफ पूर्ण स्वराज। आप सभी को पता है कि भाई 1930 तक भी ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीय लोगों को स्वतंत्रता नहीं दी थी। तो भारतीय लोगों का डिससेटिस्फाई होना तो लाजमी था, क्योंकि एक तो उन्हें अधिकार नहीं दिए जा रहे थे, उनको काफी ज्यादा ओप्रेस्ड किया जा रहा था, उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा था, भाई उन पे अत्याचार किए जा रहे थे, लोगों का शोषण किया जा रहा था। इसलिए जो भारतीय लोग थे ना वो डिससेटिस्फाई हो गए थे ब्रिटिश रूल से। दैट वाज द मेन रीजन कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी ना भाई वो फुलफिल नहीं कर पाई थी पूर्ण स्वराज का प्रॉमिस।
भारत के लोगों को इंडिपेंडेंस चाहिए थी, वो भी कंप्लीट, आधी अधूरी स्वतंत्रता नहीं चाहिए थी कि अंग्रेजों तुम बाहर जाओ, अपने देश पर हम खुद रूल करेंगे। भारतीय लोगों को भारत को एक सॉवरेन स्टेट बनाना था। एक सॉवरेन स्टेट यानी कि संप्रभु राज्य, यानी कि संप्रभु का मतलब होता है जब अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग अपने ही देश में आपके द्वारा की जाए या आपके चुने लीडर्स के द्वारा की जाए, उसको बोलते हैं। ये नहीं कि कोई आउटसोर्स आकर यहाँ पर रूल कर रहा है, कोई बाहरी शक्ति आकर यहाँ पर कानून बना रही है, उसको सॉवरेन स्टेट नहीं बोलते। नेक्स्ट पॉइंट, द सोल्ट लॉ एंड हैवी टैक्सेस बर्डन द पुअर। जो ये सोल्ट लॉ था, है ना, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जो सोल्ट था उस पे इकलौता ब्रिटिशर्स ने अपनी मोनोपोली कर रखी थी कि वही सोल्ट का प्रोडक्शन कर सकते हैं और कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकता, एंड लोग उन्हीं से खरीदेंगे, है ना, वो भी हैवी पैसे, हैवी टैक्स उनको पे करना पड़ेगा सोल्ट को खरीदने के लिए। तो गांधी जी ने भाई दांडी मार्च चलाया था, उस तरीके से सोल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था, ठीक है। तो लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे ब्रिटिशर्स की इस तरह की पॉलिसीज की वजह से। द सोल्ट लॉ एंड हैवी टैक्सेस, इन्होंने बर्डन कर दिया था भाई, पुअर लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज्यादा टैक्स पे करने पड़ रहे थे उनको। थर्ड, देयर वाज वाइडर स्प्रेड डिससेटिस्फैक्शन, लोग बहुत ही बड़े स्तर पे असंतुष्ट हो गए थे, डिससेटिस्फाई हो गए थे भाई, किससे, ब्रिटिश पॉलिसीज से। एंड लोगों का जो रिप्रेजेंट किया जा रहा था ना, उनपे जो दबाव बनाया जा रहा था, उनपे जो अत्याचार किया जा रहा था, लोग टोटली परेशान हो चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर द फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, भाई ये कुछ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी ये मीटिंग हुई थी इरविन के बीच में, जो उस टाइम पे गवर्नर थे, है ना, एंड गांधी जी के बीच में। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इस पॉइंट को थोड़ा ऐसे समझ लीजिए। जो आपकी राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी जो 1930 में हुई थी, उसमें गांधी जी ने डिसाइड कर लिया था, गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अ मास मूवमेंट, क्योंकि जो आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो फेलियर हो गई थी, फेल हो गई थी वो। अभी हम पढ़ेंगे कि क्यों फेल हुई थी, उसके पीछे मेन रीजन क्या था, इन योर नेक्स्ट स्लाइड। द मूवमेंट बिगेन विद द फेमस दांडी मार्च, है ना, और ये जो सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट था, ये स्टार्ट किया गया था जैसे ही आपका नमक सत्याग्रह खत्म हुआ था ना, जैसे ही आपका दांडी मार्च खत्म हुआ था, उसी के साथ शुरुआत हुई थी आपके सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तो एक जगह तो आपका नमक सत्याग्रह खत्म हुआ और दूसरी जगह उसी दिन से शुरू हो गया था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यही बताया गया है, द मूवमेंट बिगेन, ये जो मूवमेंट शुरू किया गया विद द फेमस दांडी मार्च ऑन 12th मार्च 1930, वेयर गांधी जी ब्रोक द सोल्ट लॉ बाय मेकिंग सोल्ट फ्रॉम द सी एट द दांडी, है ना, ये आप पढ़ चुके हो इसको कि गांधी जी ने भाई दांडी में जाकर सोल्ट बनाया, है ना, और नमक कानून को तोड़ दिया। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के परिणाम क्या निकले, उनको हम पढ़ेंगे। It becomes a nationwide movement involving crores of people from all sections. ये एक नेशन वाइड मूवमेंट बन गया था, काफी ज्यादा बड़ा ये मूवमेंट बन गया था, इसमें करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया और हर सेक्शन के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो मैन हो, विमेन हो, स्टूडेंट्स हो, मजदूर हो, वर्कर्स हो भाई, या पीजेंट्स हो, या आपके किसान हो, है ना, हर एक टाइप के व्यक्ति ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर अरेस्टेड, भाई ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, वो किलसते थे, है ना, वो बहुत ही ज्यादा लो फील करते थे, क्योंकि वो यही चाहते थे कि भारतीय जो है ना उनमें फूट रहनी चाहिए, वो आपस में मिलजुल कर एकता के साथ इंटीग्रेट होकर कुछ भी ना करे, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, लोगों को बांट दो, है ना, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, और उनमें डिस्प्यूट करवा दो। बट जब उन्होंने देखा करोड़ ऑफ पीपल ने भाई मूवमेंट को क्या करा, पार्टिसिपेट किया, उनमें पार्टिसिपेशन किया, तो ब्रिटिशर्स से ये देखा नहीं गया और उन्होंने क्या करना शुरू करा, लोगों को अरेस्ट करना शुरू करा। बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था, इंक्लूडिंग गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इट अट्रैक्टेड नेशनल एंड इंटरनेशनल अटेंशन टू इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। भाई जब इतने सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी मूवमेंट में, तो क्या होगा,
पूरे विश्व के लोग और भी बहुत सारे लोग, जितने भी देश में लोग होंगे या बाहर के जितने भी लोग होंगे, वो सारे क्या हो रहे थे, अवेयर हो रहे थे, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। यानी हमारे देश के लोग तो जागरूक हो ही रहे थे, उन्हें तो चीजों के बारे में पता चल ही रहा था, जैसे जैसे मूवमेंट्स आगे बढ़ रहे थे, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। विदेशी लोग, इंटरनेशनली लेवल पे भी भारत का जो फ्रीडम स्ट्रगल था ना, वो देखने लायक था, वो टेंशन गेन कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था लोगों को अपनी साइड। नेक्स्ट पॉइंट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू negotiate the Gandhi-Irvine Pact 1931 was signed, है ना। एंड जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था ना, तो ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि हमारे जो भारतीय लोग हैं, है ना, वो किसी भी टाइप का ऐसा मूवमेंट चलाए जिससे उनकी जो सत्ता है ना वो डगमगा जाए। इसलिए वो सोच रहे थे कि गांधी जी को ना वो बात करेंगे उनसे एंड उनको एक एग्रीमेंट कर लेंगे दोनों के बीच में कि आप ऐसा करो, हम ऐसे करेंगे, हम आपकी बातें भी मानेंगे। बट वो सारा जस्ट ट्राई टू प्रिटेंड था, वो कुछ भी नहीं करने वाले थे भारतीयों के लिए। इसीलिए उन्होंने ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस रखी थी। बट ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी भाई, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में यही पढ़ने जा रहे हैं। तो गांधी जी को भाई इरविन ने बुलाया था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में, ठीक है, वो साइन किया गया था। नेक्स्ट, it strengthened the demand for पूर्ण स्वराज and laid the foundation for future struggle। ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ना, इसको करने का जो मेन एम था बस वो पूर्ण स्वराज पाना था, कि हमें किसी ना किसी तरीके से कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसको पार्टिसिपेट किया और एक मास मूवमेंट बनाया इसको। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अब यहाँ पे गांधी जी ने एक चीज बोली थी भाई, नॉन वायलेंस इज द ग्रेटेस्ट फोर्स एट दैट डिस्पोजल ऑफ मैनकाइंड। तो गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस को ना एक अच्छा वेपन मानते थे, कि अगर आप नॉन वायलेंस वाले तरीके से हर एक चीज कर रहे हो ना, तो आपको सब में सफलता मिलेगी। बट आपको क्या करना है, एक तो सत्याग्रह के पथ पे चलना है, ठीक है, और दूसरा आपको नॉन वायलेंस, यानी आपको हिंसा नहीं करनी, तो आप कोई भी चीज जीत सकते हो। नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी बात करके आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अ सीरीज ऑफ 3 मीटिंग्स हेल्ड इन लंदन। ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना, कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है आपस में बैठ के मीटिंग करना, सारे लोग कंबाइन हो गए, एक साथ मिल गए और आपस में बैठ के एक पर्टिकुलर कोई भी चीज है उस पर वो बातचीत कर रहे थे भाई। तो ये तीनों जो मीटिंग्स हुई थी ना, ये तीनों ही लंदन में हुई थी। इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जाता है कि राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी वो कहाँ पर हुई थी, 1 मार्क में आ सकता है ये। तो ये हुई थी लंदन में, ठीक है, सीरीज थी भाई, ये एक साथ हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करी गई है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज करी गई थी। तो डिस्कस, क्या डिस्कस करने के लिए, इंडिया के फ्यूचर एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, की संविधान में क्या क्या सुधार करने हैं और भारत का भविष्य क्या होगा, इन दो चीजों पे बात करने के लिए ये मीटिंग को भाई किया गया था, जो कि लंदन में हुई थी। आपको याद रखना है कि क्या डिस्कस किया गया था, इंडिया फ्यूचर यानी भारत का भविष्य, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म यानी संवैधानिक सुधार। नेक्स्ट, बैकग्राउंड क्या रहा था, आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, डिमांड फॉर मोर सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया इंक्रीज, ठीक है। इस एक्ट के बाद से ना क्या हुआ, इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट की जो डिमांड थी ना वो ज्यादा इंक्रीज हो गई, ठीक है, कि भाई हमें स्टेट लेवल पे तो, आपकी सेंट्रल लेवल पे तो गवर्नमेंट है ही, बट हमें भाई स्टेट पे भी चाहिए, ठीक है, हमें ड्यूअल रूल चाहिए, यानी द्वैध शासन चाहिए, ठीक है, सेंटर पे भी और स्टेट पे भी, ताकि सेंट्रल लेवल पर जो है वो सेंट्रल के रूल बना सके और जो स्टेट्स है ना उनको इग्नोर फील ना हो, और उनकी जो चीजें है ना वहाँ पे जो रिफॉर्म्स है, वहाँ पे जो सुधार है ना वो भी अच्छे से हो सके, ठीक है। तो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद से सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, इसकी जो डिमांड थी वो इंडिया में काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू डिस्कस द इशू विद इंडियन लीडर्स। तो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया
कि सबसे पहले भाई ये जो सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड की जो बात की जा रही है ना, ये इंडिया के लीडर्स के साथ बैठ के हम बातचीत करते हैं, ठीक है, एंड अदर स्टेक होल्डर्स, और दूसरे जो भाई लोग हैं जो बातचीत कर सकते हैं, मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके साथ हम बात कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही चीजें ना काफी ज्यादा मेन थी भाई, कि इंडिया के फ्यूचर की बात थी और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात थी। तो कोई एक व्यक्ति आकर कानून नहीं बना सकता था या किसी एक व्यक्ति की नहीं चल सकती थी, इसके लिए ही ये मीटिंग करवाई गई थी। नेक्स्ट, द थ्री कॉन्फ्रेंसेस, तीन कॉन्फ्रेंस हुई थी। फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 के भाई बीच में हुई थी, ठीक है, इसकी ये डेट है 1930 से 1931। सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो सितंबर से दिसंबर के बीच तक चली थी, जो कि 1931 तक चली थी। बताया था ना कि ये सीरीज थी भाई, 1930 से लेकर 32 तक हुई थी, 30, 31 एंड 32 तीनों मीटिंग्स हुई थी। और ये थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसकी जो टाइमलाइन है वो ये है, नवंबर से लेकर दिसंबर तक 1932 तक चली थी। महात्मा गांधी वाज द ओनली कांग्रेस लीडर, महात्मा गांधी ओनली ऐसे कांग्रेस के लीडर थे जिन्होंने बेटा अटेंड करी थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी सेकंड वाली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना, ओनली वही उसी में पार्टिसिपेट किया था महात्मा गांधी ने। अब हम पढ़ेंगे मेन एजेंडा क्या था। जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इनके मेन एजेंडा क्या थे भाई? डिस्कस करना था इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है उनको, कि संविधान में किस तरीके के सुधार लाने हैं, क्या करना है। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, कि भारत में जितनी भी अलग अलग जो कम्युनिटीज है उनको किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देना है, इस पे बातचीत करनी थी। तीसरा, फ्यूचर स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार का भविष्य का स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरीके की सरकार होगी। जैसे आज सेंट्रल लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है एंड लोकल लेवल पर भी सरकार है ना, तो उस टाइम पर यही बातें की जाने वाली थी, ठीक है, इन मीटिंग्स में, कि भाई जो इंडिया है ना उसका फ्यूचर का स्ट्रक्चर की सरकार क्या होगी। नेक्स्ट, सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटीज एंड प्रिंसली स्टेट, उस टाइम पे देसी रजवाड़े थे, है ना, आपका जो पूरा भारत था ना, कहीं पे तो आपके देसी रजवाड़े रूल करते थे, राजा महाराजा रूल करते थे, और ज्यादातर जो आपका इंडिया था उसके पार्ट पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे। तो इसी से रिलेटेड बात की जा रही थी भाई, कि सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटीज, जो कम संख्या में लोग हैं उनको भी सुरक्षित फील करवाना है, तो उनके लिए किस टाइप के रूल्स बनाने हैं, किस टाइप के रेगुलेशंस लाने हैं, उन्हें सेफ गार्ड कैसे प्रोवाइड कराने हैं, है ना। एंड प्रिंसली स्टेट्स को भी सेफ गार्ड किस तरीके से प्रोवाइड किए जाए। नेक्स्ट, आउटकम या फिर इसका रिजल्ट क्या रहा था? नो फाइनल डिसीजन कुड बी रीच, भाई तीनों मीटिंग हो गई पर कोई भी फाइनल डिसीजन आया ही नहीं। तो किस टाइप की ये मीटिंग थी? The British government later introduced the Government of India Act 1935, बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट अनाउंस करती है जिसको बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। It provided for limited provincial autonomy and a federal structure। इस एक्ट के बाद ही भाई क्या प्रोवाइड किया गया? लिमिटेड यानी सीमित प्रांतीय स्तर पर ना स्वायत्ता दी गई, यानी राज्यों के स्तर पे स्वायत्ता दी गई, थोड़ी सी इंडिपेंडेंस दी गई स्टेट्स को, राज्य को थोड़ा सा स्वतंत्र किया गया। एंड अ फेडरल स्ट्रक्चर, और फेडरल स्ट्रक्चर की भाई केंद्र से शक्तियां लेकर किसको दे दी जाएगी? राज्य को, ठीक है, कि अब सेंट्रलाइजेशन वाला सिस्टम नहीं था, ठीक है, डुअल सिस्टम हो गया था कि सेंटर से पावर लेकर दे दी जाएगी स्टेट को, ठीक है, ताकि स्टेट गवर्नमेंट भी इंडिपेंडेंट फील कर सके एंड स्टेट रिफॉर्म्स बना सके, जिससे स्टेट में डेवलपमेंट हो सके, राज्य के स्तर पर विकास हो सके। तो ये किया गया था। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यानी इसकी महत्वता क्या है? ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इतना ज्यादा एग्जाम में आपके पूछा नहीं जाता, कभी कभी एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं कि गांधी जी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, सेकंड वाली को किया था, ये आप याद रखना। बाकी हम पढ़ ले रहे हैं, अगर ये स्लाइड है तो, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी देख लेते हैं। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में इम्पोर्टेंट स्टेप था ये, किसके लिए? सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। स्थानीय स्तर पे जो सरकार थी भाई, जो स्वयं जो गवर्नमेंट थी ना, जो
भाई पहले सेंट्रल के पास ही पावर थी, बट अब सेंटर से लेकर स्टेट को दी गई थी पावर, क्योंकि सेंट्रल अपनी मोनोपोली ना करे, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपना एक अधिकार स्थापित ना करे, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट, इट गेव इंडियंस अ प्लेटफॉर्म टू प्रेजेंट देयर डिमांड्स ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। और इसी की वजह से इंडियंस को एक प्लेटफॉर्म मिल गया था कि वो अपनी डिमांड को इंटरनेशनल स्टेज तक ला पाए। तो इसमें से यही इंपॉर्टेंट था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी हुई थी, कौन सी मीटिंग कब हुई थी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड वाली, बट ये अनसक्सेसफुल रही थी मीटिंग, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि सेंटर से पावर लेकर किसको दे दी गई थी, स्टेट को दे दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ बंद कर दो भाई। अब हम बात करेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम के बारे में। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा एंड सेकंड हमारा रहेगा पूना पैक्ट, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम क्या था। इसको हिंदी में बोलते हैं पृथक निर्वाचक क्षेत्र। अब यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट जो रोल रहा है ना, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रहा है। किस तरीके से रहा है, तो वो आप देख लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही पृथक निर्वाचक मंडल की बात करी थी कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट जो सिस्टम है ना, वो आना चाहिए, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए। बट गांधी जी को ये चीज लगती थी कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम आ जाएगा ना, तो इससे भारत ना दो टुकड़ों में डिवाइडेड हो जाएगा, कि भाई एक जगह तो आपके एससी कम्युनिटी के ही लोग आ जाएंगे, शेड्यूल कास्ट, है ना, और दूसरी जगह आपके अलग अलग जितनी भी कम्युनिटीज है उनके आ जाएंगे। इट मीन्स कि अगर मैंने बात करी कि एससी लोगों को ही वोटिंग दे रहे हैं, और जो चुना गया जो कैंडिडेट है ना, वो एससी ही निकल कर आएगा, तो बेटा एक जगह तो ये अलग हो गया वोटिंग सिस्टम, और दूसरा अलग अलग लोग जो अलग कैटेगरी से, जनरल से, ओबीसी से, या किसी भी कैटेगरी से है, वो सारे लोग अपना अलग चुनाव करेंगे। तो बेटा इससे तो चुनावी व्यवस्था दो बार हो जाती है ना, और अलग अलग देश में दो भाई भाग हो जाते, कास्ट में से भी तुम्हारी ये कास्ट निकल जाती है, एससीज अलग हो जाते, तुम्हारे शेड्यूल कास्ट अलग हो जाते, और जो दूसरी जो आपकी भाई जातियां थी, जो आपके दूसरे जो ग्रुप्स थे ना, वो अलग हो जाते। तो ये तो एक तरीके से विष के समान था ना, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, भारत ऑलरेडी एक तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो चुका था भाई, पाकिस्तान अलग बन चुका था भारत से, और भारत अलग हो गया था, पहले ही भारत के टुकड़े हो चुके थे, तो अब और टुकड़े करने क्या जरूरी थे, नहीं थे। इससे क्या होता, इससे हमारे भारत में कभी भी एकता ना आ पाती, इसलिए गांधी जी ने ना पूरा विरोध किया था अम्बेडकर जी का, ठीक है। तो इसीलिए भाई ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम है, इससे जुड़े हुए जो व्यक्ति है ना, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ठीक है। अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आता है एक नंबर का कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की जो डिमांड की थी, जो मांग की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। बट बेटा इसको माना नहीं गया था, इसी का जो रिजल्ट निकला था ना, वही पूना पैक्ट था, ठीक है। क्योंकि अंबेडकर जी जो थे ना, वो यही चाहते थे कि जो दलित्स है ना, जो शेड्यूल क्लास है ना, उनको राइट दिए जाएं, उनको लो फील ना कराया जाए, उनको इंफीरियर शो ना कराया जाए, ठीक है। तो इसीलिए वो चाहते थे कि उनको कुछ स्पेशल राइट मिलने चाहिए, इसीलिए उन्होंने कि उनको अधिकार मिले, उनकी डिग्निटी बरकरार रहे, है ना, उन्हें इज्जत मिले, मान सम्मान मिले, क्योंकि सोसाइटी में उन्हें लो फील कराया जाता था, ठीक है, क्योंकि वो सबसे नीचे वाली लेवल पर आते थे। आपने पढ़ा होगा ना, आपके 4 वर्ण आते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, है ना। तो गांधी जी ने भी जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे ना भाई, उनको जो हरिजन बोला जाता था, ठीक है, उनको गांधी जी ने क्या बोला था भाई, चिल्ड्रन ऑफ गॉड है वो भी भगवान के बच्चे हैं, उनको भी एक जैसा ट्रीट करो, ठीक है। तो देखो ये क्या था भाई, इट वॉज अ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम था इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज, इसमें डिफरेंट कम्युनिटीज के पास हैड सेपरेट वोटर लिस्ट, हर एक कम्युनिटी की अपनी सेपरेट वोटर लिस्ट होती, एंड वोटेड सेपरेटली, और हर एक बंदा सेपरेटली वोट करता, एससी कम्युनिटीज के अलग करते और अपने लीडर को वो चुनते, और बाकी की कम्युनिटी के अलग अलग चुनते। तो क्या ये इंपॉर्टेंट था भाई, नहीं था, ये भारत के लिए विष के समान था, जहर था ये भारत के लिए, भारत की एकता को तोड़ देता, क्योंकि ये elect their own representatives, की पॉइंट्स देख लो, इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1909, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, ठीक है। इसको सेपरेट इलेक्टोरेट जो सिस्टम है ना, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1909 में, जिसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी बोला जाता है।
ब्रिटिशर्स तो चाहते ही ये थे कि भारत डिवाइड होता रहे और वो अच्छे से रूल करते रहे, है ना। तो इसीलिए गांधी जी ने ना बिल्कुल जमकर विरोध किया, अनशन पर बैठ गए थे गांधी जी, ठीक है, अमरण अनशन, की जब तक अम्बेडकर अपनी ये जो डिमांड है ना इसको वापस नहीं ले लेंगे, जब तक वो कुछ खाएंगे नहीं, ठीक है, फर्स्ट अनटू डेथ। तो गांधी जी एंड अम्बेडकर जी के बीच में ऐसे हो गई थी, मतलब लड़ाई नहीं हुई थी, उनकी दोनों की जो आइडियोलॉजीज थी ना वो वेरी कर रही थी, वो डिफर हो गई थी एक दूसरे से, क्योंकि गांधी जी को पता था अगर सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम वाला मेथड ला दिया जाएगा, ये सिस्टम ला दिया जाएगा, तो भारत में विभाजन हो जाएगा, दोबारा से पार्टीशन हो जाएगा, ग्रुप्स के बीच में भी ग्रुप्स का, ठीक है। इसके की पॉइंट्स फर्स्ट समझ में आया कि ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था ये सबसे पहले, जो बाद में अम्बेडकर जी ने इसकी डिमांड कर दी थी। ग्रांटेड, इसमें क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम फर्स्ट, सबसे पहले ये मुस्लिम्स के लिए लाया गया था, ठीक है, बट आपसे इतना पूछा नहीं जाएगा, आपको केवल यही याद रखना है कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम क्या था एंड इसकी डिमांड क्यों करी गई थी, और इसका जो रिजल्ट निकला वो पूना पैक्ट निकला, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। लेटर एक्सटेंडेड टू सिख, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। द पूना पैक्ट वाज अ स्टेप टुवर्ड यूनिटी। अब इसका जो रिजल्ट आया ना भाई, ठीक है, आपने इतना समझ लिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम क्या था, ठीक है। अब इसका जो रिजल्ट आया ना इसको नहीं माना गया, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को नहीं माना गया, ठीक है, एंड इसका रिजल्ट आया बेटा आपका पूना पैक्ट, इसको मान लिया गया, ठीक है, क्योंकि अंबेडकर जी को भी बुरा ना लगे, और गांधी जी उस टाइम पर उनकी एक छवि थी, है ना, सब उनको बहुत अच्छा मानते थे क्योंकि वही वो पूरे नेशनल मूवमेंट चला रहे थे, तो अंबेडकर जी ने उनकी बात मान ली थी, बट दोनों एक तर्क पे पहुंचे कि गांधी जी ने अंबेडकर जी की भी रिस्पेक्ट रखी, है ना, कि अगर आप चाहते हैं कि दलित कम्युनिटीज को राइट्स मिले तो जरूरी नहीं है कि भाई हमें क्या करना है, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम ही हम लाए, हम एक दूसरा तरीका लाते हैं ना जिससे वो और अच्छा फील कर सके, ठीक है, और अच्छे से उन्हें राइट्स दिए जा सके और अच्छे से उनकी डिग्निटी को मेंटेन करके रखा जा सके, तो वो रिजल्ट निकला बेटा पूना पैक्ट। इसको देख लेते हैं। पूना पैक्ट जो कि 1932 में लाया गया था, ये एक एग्रीमेंट हुआ था जो आपके गांधी जी के बीच में एंड अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, पूना पैक्ट से दो लोग रिलेट करते हैं, एक गांधी और दूसरे अंबेडकर। एन एग्रीमेंट बिटवीन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड महात्मा गांधी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एग्रीमेंट था ये भाई, जो गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। किस लिए हुआ था? टू इंश्योर द राइट्स ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, जो आपके डिप्रेस्ड क्लासेस है ना, जो दबे हुए जो समूह है ना आपके, जो दलित है ना, उनके राइट्स दिए जा सके, ठीक है, उनको प्रॉपर राइट्स उपलब्ध कराए जा सके। प्रोविजंस ऑफ पूना पैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है कि इसमें क्या क्या प्रोविजन थे, क्या क्या प्रावधान किए गए। पहला, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस वाज गिवन अप। पहले तो भाई जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम था ना उसको खत्म कर दिया, ये मैंने यहीं पे बता दिया था कि इसको नहीं माना गया था क्योंकि इससे ग्रुप्स में भी डिवाइडेड हो जाता है इंडिया, है ना। तो इंडिया की एकता को बनाए रखने के लिए भाई इसको नहीं माना गया था, इसकी जगह पूना पैक्ट लाया गया। सेकंड पॉइंट, सीटों को रिजर्व किया गया। रिजर्व सीट फॉर डिप्रेस क्लासेस वर इंक्रीज फ्रॉम 71 टू 148। पहले डिप्रेस क्लासेस के लिए यानी जो दलित थे उनके लिए जो सीटें रिजर्व थी ना वो 71 थी, जिसको बढ़ा दिया गया, 148 कर दिया गया। कहां पर? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये जो सीट्स थी वुड बी फिल्ड बाय जॉइंट इलेक्टोरेट, बट डिप्रेस्ड क्लास वोटर्स वुड फर्स्ट इलेक्ट 4 कैंडिडेट फॉर ईच सीट बाय अ प्राइमरी इलेक्शन, कि भाई इलेक्शन करवाए जाएंगे और उनसे लोग चुने जाएंगे डिप्रेस क्लासेस के, सबसे पहले डिप्रेस क्लासेस यानी दलित लोग चुने जाएंगे, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट है, थर्ड ज्यादा डिटेल में है, बोर्ड में ये नहीं पूछा जाएगा, बट बाकी के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइनल इलेक्शन वुड बी बाय द जनरल इलेक्टोरेट, कि अब कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं था, जनरल इलेक्टोरेट ही था, बट सीटों को रिजर्व कर दिया था, 71 से बढ़ा दी गई थी सीटें, 148 कर दी गई थी। एडुकेट, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, किनको? दलित्स को यानी डिप्रेस्ड क्लासेस को, सेंट्रल लेजिस्लेचर में, ठीक है, केंद्रीय स्तर पर जो आपके डिप्रेस्ड क्लासेस है, जो दलित लोग हैं, उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। प्रॉमिस ऑफ फेयर शेयर
इन पब्लिक सर्विसेज एंड एजुकेशनल ग्रांट्स, कि भाई उन्हें एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएगी और दूसरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएगी। आज आप देखते हो ना कि जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, है ना, वो लगते हैं ऐसी सर्टिफिकेट्स जो बनवाए हैं, ठीक है। तो ये वही रिजल्ट है, पूना पैक्ट है ये, ठीक है। तो ये ऐसा इसलिए किया गया था ताकि पहले के टाइम पे क्या होता था, एंशिएंट टाइम पे जो आपके शूद्रास थे ना, जो शूद्र लोग थे ना, जिनमें आपके डिप्रेस क्लासेस आते थे, दलित्स आते थे, है ना, शेड्यूल कास्ट आते थे, उनमें नीची कास्ट के माना जाता था इनको। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सारे जो जाति के जो लोग हैं, सारे वर्णों के जो लोग हैं, जितने भी टाइप के लोग हैं, जितने भी सोशल ग्रुप्स है तो सब मनुष्य है ना, सबको बनाया एक ही ईश्वर ने है ना, तो हम ऐसे कैसे भेदभाव कर सकते हैं, हमें नहीं करना चाहिए भेदभाव, है ना। तो इसीलिए भाई, ताकि इनके राइट्स को दबाया ना जाए। पहले के टाइम पे तो बहुत ही ब्राह्मणवादी परंपराएं चलती थी, ठीक है, जिसका रिजल्ट कई सारी फैमिलीज में आज भी देखने को मिलता है। बट जैसे जैसे हम लोग मॉडर्निटी की ओर बढ़ रहे हैं, तो कुछ हद तक इसमें चेंज आया है। बट अभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि पूरी तरीके से कास्टिज्म यहाँ से हट गया है ना। तो रिजर्वेशन दिया जाता है और एससीज को रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है, एसटीज को मिलता है, मुस्लिम्स को मिलता है। तो एक चीज है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि जो रिजर्वेशन है वो क्यों दिया जा रहा है, जनरल्स को नहीं दिया जाता, उनके मार्क्स कम रह जाते हैं, उनको सीटें नहीं मिलती। तो हम इस टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट मैं एक ही चीज बोलूंगी कि जिस दिन इंडिया से कास्टिज्म हट जाएगा, उस दिन रिजर्वेशन भी हटा दिया जाएगा। जब तक भारत में से जातिवाद नहीं हटेगा, रिजर्वेशन ऐसे ही चलता रहेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने ऊपर काम करना है कि हम ये जातिगत भेदभाव ना करें, ठीक है। सबसे पहले हमें खुद को सुधारना है, हम खुद को सुधारेंगे, हमारे फ्रेंड्स सुधरेंगे, हमसे जुड़े जितने भी लोग हैं, अगर हम उनकी थिंकिंग चेंज कर पा रहे हैं ना, तो वी कैन चेंज द वर्ल्ड ऑल्सो। नेक्स्ट, हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है द अपीयरेंस ऑफ भारत माता। ये देख लीजिए, ये प्यारी सी भारत माता आपको दिख रही है। एंड द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, क्या तरीका है कि सारे लोग आपस में किस तरीके से कलेक्ट हो गए हैं, है ना, या फिर किस तरीके से नेशनल मूवमेंट के लिए लोगों को कलेक्ट किया गया था, कि किस तरीके से वो सेंस आई थी। क्या मैं आपको एकदम से बोलूं कि चलो युद्ध में लड़ने चल रहे हैं तो आप लोग चल लोगे? भाई नहीं चलोगे, जब तक आपको चीजें नहीं पता होंगी, है ना। बट लोगों को कैसे अवेयर किया जाए, लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे किया जाए, वो सारे तरीके हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसी को रोमानेटिज्म कहा गया था। तो अब हम देख लेते हैं, पहले भारत माता के बारे में देख लेते हैं। Who made this picture? इस पिक्चर को किसने बनाया, इंपॉर्टेंट है। द आइडिया ऑफ भारत माता, जो भारत माता का जो आइडिया था वो फर्स्ट डेवलप किया गया था बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन हिज नोवेल आनंद मठ। भाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही एक नोवेल लिखा है जिसका नाम है आनंद मठ, जो कि 1882 में लिखा गया था। और इन्होंने ही पहला आइडिया भाई इनका था कि भारत माता को डेवलप किया गया था इन्हीं के द्वारा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। इन्होंने क्या लिखा है आप सभी बताएंगे कमेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट, हु पेंटेड दिस, किसने इसको पेंट किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। द फेमस पेंटिंग वाज मेड बाय अबिंद्रनाथ टैगोर इन 1905। अबिंद्रनाथ टैगोर ने इनको पेंट किया था। अपीयरेंस ऑफ भारत माता, भारत माता का अपीयरेंस कैसा है, यानी वो दिख कैसी रही है इसमें। शी इज शोन एज अ डिवाइन मदर, ठीक है भाई, देवी माता दिख रही है आपको इस फिगर में। ड्रेस इन सेफ्रन क्लॉथ्स, ठीक है, सेफ्रन क्लॉथ्स उन्होंने पहन रखे हैं केसरी रंग के। होल्डिंग अ बुक, इनके हाथ में एक बुक दिख रही है जो कि नॉलेज को शो कर रही है। शेव्स ऑफ पैडी फूड, ठीक है, कि फूड भी दिख रहा है भाई आपको कि हमारे भारत में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, अन्न धन्य से सबसे परिपूर्ण होना चाहिए भारत। व्हाइट क्लोथिंग, ठीक है, व्हाइट क्लोथ दिख रहे हैं आपको, एंड अ माला, और एक बहुत ही सुंदर सी माला दिख रही है इनके गले में, देख लो। स्पिरिचुअलिटी, जो कि माला किसको शो कर रही है, आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को शो कर रही है। विद अ लायन, एक आपको लायन भी दिख रहा है बाय हर साइड, उनके साइड में, एंड अ सेफ्रन फ्लैग इन हर हैंड, और एक तिरंगा भाई आपको ये झंडा भी दिख रहा है केसरी रंग का, ठीक है। तो ये अपीयरेंस इंपॉर्टेंट है भारत माता का, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है केस स्टडी में भी, और वैसे भी एक दो मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाई इट मैटर्स, ये मैटर्स क्यों करती है भाई, इंपॉर्टेंट क्यों है ये।
इट क्रिएटेड अ पावरफुल इमेज ऑफ द नेशन एज अ मदर। तो हमारे भारत की जो छवि है ना, हमारे भारत को जो शो किया गया है ना, वो एक मदर की फॉर्म में किया गया है, जो कि भारत माता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट यूनाइटेड पीपल, ये लोगों को यूनाइट करती है इमोशनली एंड उनको इंस्पायर करती है कि वो सेक्रीफाई कर दे अपनी मदरलैंड के लिए, खुद का भी बलिदान लोग दे दे। ये हमें इस तरीके से इमोशनली एंड इंस्पायर करती हैं। इट प्लेड अ की रोल इन प्रमोटिंग नेशनलिज्म, ठीक है, और इन्होंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिज्म को प्रमोट करने में एंड इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में। अब हम आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इसके मीनिंग की कि रोमैनेटिज्म क्या था। रोमैनेटिज्म वाज अ लिटरेरी मूवमेंट, ये एक साहित्यिक आंदोलन था जो कि शुरू हुआ था यूरोप में 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी के एंड में एंड 19th के स्टार्टिंग में ये यूरोप में शुरू हुआ था। लिटरेरी मूवमेंट था। इसमें ज्यादा जो फोकस किया गया था ना, वो लोगों की फीलिंग पे किया गया था, उनका पर्यावरण के प्रति प्रेम पे किया गया था। ठीक है, इन चीजों पे फोकस किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, मेन फीचर्स देख लेते हैं। लव फॉर नेचर, यानी प्रकृति के प्रति प्रेम पे, इस पे ज्यादा ध्यान दिया गया था। इंपॉर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन, कि आप किस तरीके की आप कल्पना कर सकते हो, इमेजिनेशन पे ज्यादा फोकस किया गया था। सेलिब्रेशन ऑफ इमोशन, कि जो आपके इमोशंस है ना, उनको सेलिब्रेट करो, ठीक है, अच्छा फील करो। फोकस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे जोर दिया गया था कि जब तक हर एक व्यक्ति को खुद के राइट्स नहीं मिलेंगे, जब तक वो हैप्पी लाइफ को लीड नहीं कर सकता, जब तक वो एक डिग्निटीफुल लाइफ नहीं जी सकता, तो इंडिविजुअल फ्रीडम पे इंपॉर्टेंस दी गई थी। ग्लोरी ऑफ द पास्ट, भाई अतीत की गाथाएं, ठीक है, अतीत से भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। आप जो पास्ट में इवेंट्स हुए हैं, हम हमेशा पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री इज नॉट अबाउट ओनली लर्निंग डेट्स, फैक्ट्स एंड इवेंट्स। हिस्ट्री आपको चीजें सिखाती है। अतीत में जो आपसे भूल हुई है, उससे आप चीजें सीख सकते हो, जो आप प्रेजेंट में ना दोहराओ या फ्यूचर में ना दोहराओ। या अतीत से कोई चीज बहुत ही अच्छी हुई है, वो आप सीख कर अपने प्रेजेंट में ऐड कर सकते हो, फ्यूचर में ऐड कर सकते हो, है ना, ये चीजें। तो ये मेन फीचर्स थे रोमैनेटिज्म के, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट राइटर्स जो है ये आपसे पूछे नहीं जाएंगे, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, है ना, लॉर्ड बायरन हो गए, जॉन कीट्स हो गए, ठीक है, तो इसको आप कट कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या थी इसकी, इट वैल्यूड ह्यूमन फीलिंग्स, है ना, जो रोमैनेटिज्म था ना, अभी बताया उसमें किस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया गया, ह्यूमन फीलिंग्स पे, है ना, उनकी इमोशंस पर, उनके लव पे, कि प्रकृति के प्रति उनका क्या प्रेम है भाई, एंड फ्रीडम, उनकी फ्रीडम पे। इट इन्फ्लुएंस लिटरेचर, लिटरेचर को प्रभावित किया रोमैनेटिज्म ने, आर्ट को प्रभावित किया, म्यूजिक को, एंड नेशनलिज्म की फीलिंग को भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया गया बाय रोमैनेटिज्म। अब हम आगे देख लेते हैं, हाउ वी कैन इन्फ्लुएंस पीपल फॉर नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के लिए आप लोगों को कैसे प्रभावित कर सकते हो। स्प्रेड अवेयरनेस, आप जागरूकता फैला सकते हो, किसके बारे में, अबाउट आवर हिस्ट्री, अपने इतिहास के बारे में, है ना, आप अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लोगों को बता सकते हो। आपने सुना ही होगा ना, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। और भी बहुत सारे आपके राइटर्स भी हो गए भाई, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए कविताएं लिखी है, जयशंकर प्रसाद हो गए, ठीक है, एंड देयर सेक्रीफाइस, आप अपने फ्रीडम फाइटर्स का सेक्रीफाइस बता सकते हो। आप भाई जो अतीत में जो चीजें जो फॉलो की गई थी वो चीजें बता सकते हो। आप फोक सॉन्ग, है ना, फोक डांस परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, आप पुरानी स्टोरीज लोगों को बता सकते हो, कन्वे कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग एजुकेटेड नहीं होते और बहुत सारे होते भी है, तो जो अनएजुकेटेड लोग है उनको नेशनलिज्म के लिए आप कैसे प्रभावित कर सकते हो, उनको सबसे पहले उनके कल्चर से जोड़ना पड़ेगा। कल्चर से जुड़ना ही तो रोमैनेटिज्म है ना। आप अपने अतीत की जड़ों को पकड़ो, है ना, आप लोक नृत्य की ओर ध्यान दो, आपकी लोक कथाएं क्या है उनकी ओर ध्यान दो, ये सारी चीजें, इन पे महत्व देना। प्रमोट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना, भाई आपकी जो विविधता है ना उसमें एकता लाना, ठीक है। रिस्पेक्ट ऑल कल्चर, हर एक कल्चर की रिस्पेक्ट करना, लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करना, रिलीजन की रिस्पेक्ट करना, है ना। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, भारत में हर धर्म का सम्मान किया जाता है। एनकरेज करना एजुकेशन को, एथिकल वैल्यूज को सोसाइटी में जो है। नेक्स्ट, यूज सोशल मीडिया एंड क्रिएट प्लेटफॉर्म्स टू शेयर पॉजिटिव एंड इंस्पायरिंग कंटेंट। आप आजकल सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो, बट किस सेंस में कर रहे हो, तो सोशल मीडिया का यूज एक अच्छे तरीके से करो, ताकि आप लोगों को भाई उनको एनकरेज कर पाओ, उनको अच्छे आइडियाज शेयर कर पाओ, है ना।
एक गुड कम्युनिकेशन कन्वे कर पाओ। पार्टिसिपेट इन नेशनल इवेंट्स, नेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेशन एंड सोशल एक्टिविटीज में, ठीक है, पूरे गर्व के साथ और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। A strong nation is built by aware and united citizen। आप एक स्ट्रॉन्ग नेशन जब भी बना सकते हो जब आपके जो सिटीजन्स होंगे ना वो यूनाइटेड होंगे, है ना, वो एकता के सूत्र में बंधे हुए होंगे। अगर बिखरे हुए सिटीजन्स होंगे तो आपका राष्ट्र कभी प्रगति कर ही नहीं पाएगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, है ना। एंड अगर समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड थैंक यू सो मच।